नमस्ते दोस्तों। अपने जो मैथ का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें हमने दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी अच्छे से। उसकी सारी अवधारणाओं को हमने बारीकी से पढ़ा, क्रम वाइज तरीके से पढ़ा और अब हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बहुपद क्या होता है, बहुत सारी पदों से मिलकर के क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बीजीय व्यंजक पढ़े होंगे 9th में, तो जैसे एक बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक पद। ठीक है, ये क्या है, एक पद है। और इसी प्रकार अगर मैं इसमें जोड़ घटाव का चिन्ह का यूज करते हुए कुछ अलग चर को जोड़ दूं इसके अंदर, ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा, द्विपद। ठीक है, दो पद हो गए इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे द्विपद। ठीक है। और बहुपद का जैसे नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे पद होंगे, या कह सकते हैं n पदों से मिलकर के क्या बनता है, बहुपद बनता है। यानी बहुत सारे पद मिलकर के किसका निर्माण करवाते हैं, बहुपद का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर मेनली आपके 10वीं क्लास में 3 ही बहुपद काम आएंगे, जैसे रेखिक बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। वो तो लगभग भाग के अंदर ही काम आता है, भाग करना होता है जब, वैसे उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और एक और चीज पता होनी चाहिए अपने को कि बहुपद और समीकरण दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो मेनली बहुपद होता है उसके बराबर में 0 नहीं होता। ठीक है, उसका मान 0 कभी भी नहीं होता। और समीकरण वो होती है, ऐसा बहुपद होता है जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, बहुपद का मान 0 नहीं होता, बल्कि समीकरण का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समीकरण के बराबर हमेशा 0 लिखा जाएगा और बहुपद के बराबर कभी भी 0 नहीं लिखा जाएगा। px बराबर कोई इक्वेशन दी होगी। ठीक है, बहुपद के अंदर पद होंगे बहुत सारे। अब जैसे अपने को आगे पढ़ना होगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। और फिर उसके जो शून्यांक होते हैं और उनके गुणांक होते हैं बहुपद के, उनमें संबंध देखना होगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक अपने को करने होंगे, तभी अपनी 3.1 नंबर प्रश्नावली कंप्लीट होगी। और ये जो प्रश्नावली है वो बोर्ड के लहजे से सिर्फ कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अपने को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हीं को याद करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को हल करना, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो अपने 9th 8th 12th से, ये 9th से भी सीखते आ रहे हैं, अपने 8th में भी सीखा था। ठीक है, और आगे 12th में भी काम आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि वहां पे द्विघातीय व्यंजक वो उनका विस्तार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं इसको। बहुपद, है बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेखिक बहुपद। ठीक है, और एक पॉइंट तो यही ध्यान रखना है आपको, और जिसमें वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघातीय ये आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं
जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये कंसेप्ट, फिर आपको लास्ट टाइम में देख के जाना है इनको, फिर ताकि अपने को याद रहे लंबे समय तक। अब इसके बाद में अब अपने को सीखना है शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। चर का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान शून्य आ जाए, शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है। अब जैसे अपने एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 4। अब इसका मैं पूछ लूं शून्य ज्ञात करना है आपको, तो शून्य कैसे ज्ञात करोगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। px को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। px का मान क्या है, 2x प्लस 4 और बराबर में 0। अब देखो ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो x का मान आ गया अपने पास -2। अब इस -2 को यहाँ पे रख के देखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2 को 2 से गुणा किया -4 में से प्लस का 4 गया, कितना आएगा 0। तो ये जो x का मान आया है, x का ये जो मान आया है इस बहुपद के लिए, वो ये x का जो मान है ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मान को यहाँ पे रखें अगर अपने बहुपद के अंदर, तो ये बहुपद का मान शून्य हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बहुपद का शून्य। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है सीधे परिभाषा, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, और द्विघातीय बहुपद कौन सा होता है, तो आपको देखना होगा। एक और क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर कि जैसे मैंने ये आपके सामने लिख दिया, तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं है, क्योंकि बहुपद की में चर की घात कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या के अंदर ऐसी संख्याएं आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि बहुपद है या नहीं है, देखना होता है अपने को सीधे। अब अपने पढ़ते हैं शून्यांकों और इनके गुणांक है जो समीकरण के अंदर, द्विघात समीकरण पे अपने सारा पढ़ने वाले हैं इस 10वीं के अंदर पूरा का पूरा। तो द्विघात समीकरण के अंदर जो शून्यांक होते हैं, है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर x की घात 1 है तो शून्य कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 होगी घात तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब उसमें पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। फिर आप लोग ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर सकते हो। बहुपद के अंदर अपने जो मेन बात करेंगे वो है अपने द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघातीय बहुपद के बारे में। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंदर अपने जो चर्चा करेंगे वो है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण पे। ठीक है, सबसे ज्यादा हम चर्चा करेंगे। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे, और द्विघात समीकरण या बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। ये पढ़ रहे थे अपने। तो सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध। सबसे पहले शून्यक कौन से होते हैं, ये आपको मैंने बताया था कि चर का ऐसा मान
जिससे बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लो एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही है कि ये x² का गुणांक ये है और x का गुणांक ये है, और ये कौन सा पद है, अचर पद, ठीक है, ये अचर पद है अपना, ठीक है। और अब देखो ये गुणांक है इसका x का, और ये है x² का गुणांक, और ये है अचर पद, ठीक है। तो अब इन गुणांकों में और इसके मूलों में, है ना, जो शून्यक होते हैं, तो उनमें अपने को संबंध देखना है। तो सबसे पहले माना इस बहुपद के शून्यक मान लेते अपने कि अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। जैसे द्विघात समीकरण है तो दो अपने द्विघात या बहुपद है तो इसमें दो अपने पास शून्यक होंगे, ठीक है। और इस बहुपद के शून्यक है मान लिया अपने। अब अपने को देखना है कि इन शून्यकों में और इन गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस x का गुणांक बटा में अचर पद में x² का गुणांक। और जब शून्यकों के गुणा के बारे में बात करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कि अचर पद बटा में x² का गुणांक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना कि ये माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये संबंध निकल के आया कि जब क्या होता है, शून्यकों का योग होता है तो वो इनके गुणांकों के, किसके गुणांकों के, x के गुणांक और x² के गुणांक के बटा का माइनस होता है, ठीक है। और शून्यकों का गुणा जो होता है वो क्या होता है, अचर पद और x² के गुणांक का बटा होता है सिर्फ। और यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, माइनस का निशान नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसा बनता है इसमें से, तो सत्यता की जांच करने वाला प्रश्न बनता है, ठीक है। पहले तो आप लोगों को शून्य ज्ञात करने होते हैं, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी होती है कि हमने जो शून्य निकाले हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। ये है संबंध। और अब इसके बाद में आप लोग ये कर सकते हो पूरी प्रश्नावली। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तीन x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये सवाल है आप ही का बुक का है 10वीं का, और ये लास्ट सवाल है इसका पहले का, ठीक है। ये करवा रहा हूं मैं आपको। तो आप लोग जानते हो कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, पहले को तीसरे से गुणा किया जाता है, तीसरे को पहले से या पहले को तीसरे से गुणा किया जाता है। तो 3x² को हम गुणा करेंगे किससे, 4 से, तो 12x² आ गया। और माइनस को करेंगे प्लस से गुणा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब माइनस का 12 है, इसके टुकड़े करने हैं अपने को। तो आप लोग जानते हो 2 के पाड़े में आता है 12, कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 3 के पाड़े में भी आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक है। अब ऐसा देखना है जोड़ा, ऐसा जोड़ा देखना है अपने को कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर
बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, या अपने कह सकते हैं कि यहां पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो घटाने पर आना चाहिए। तो घटाने पर कब आएगा, जब ये जोड़ा लेंगे अपने, और यहां पे किसका निशान है, माइनस का, तो बड़ी संख्या का निशान कौन सा लगाएंगे अपने, माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह अपने ये दोनों लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वैसे का वैसा। अब आप लोग जानते हो, वैसे तो पड़ा हुआ है आपका, x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा, इधर प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हो, इसका अलग से जोड़ा बना देते हैं अपने, और इसका अलग से जोड़ा बना देंगे, 3x माइनस 4। तो अब अपने पास x के मान आ गए, x बराबर -1 और 1 आ गया 4/3। ये है इसके शून्य, यानी अल्फा का मान क्या आया, -1, बीटा का मान क्या आया, 4/3 है। अब अपने को सत्यता की जांच भी करनी है कि हमने उत्तर जो निकाले हैं वो सही है या नहीं है, और इनके संबंधों, गुणांकों के अंदर संबंध है, उसकी जांच भी करनी है अपने को। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अल्फा बीटा के मान आ गए, शून्यकों के मान, और अपने को गुणांकों के मान पता है इस समीकरण के अंदर। तो आप लोग बता सकते हो a का मान कितना है, प्लस का 3, और b का मान कितना है, माइनस का 1, और c का मान कितना है, माइनस का 4। ठीक है, ये 3 मान है अपने पास, और ये दोनों भी मान अपने पास हैं समीकरण के अंदर। ठीक है, तो अब अपने पास निकालना है सबसे पहले अपने अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस 4/3, और जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा -3 और +4 यानी 1/3। अब ये निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। अब देखेंगे कि x का गुणांक बटा में ये निकालेंगे अपने, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है अपने पास, -1, और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है अपने पास, 3। ठीक है, और अपने को बाहर माइनस लगाना होता है ये। ठीक है, क्योंकि जांच करनी होती है तो चेक करने के लिए माइनस लगाया जाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/3 इसका मान भी आ गया, इसका मान भी कितना आया, 1/3, और इसका मान भी कितना आया, 1/3। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो गुणांकों और शून्यकों में ये संबंध हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार से आप लोग दूसरा संबंध सिद्ध करोगे, अल्फा बीटा ज्ञात करोगे, गुणा करोगे इसका आपस में, और फिर अचर पद यानी ये वाला, और बटा में लिख दोगे इसके ये वाला। आप लोग देखोगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चेक कीजिएगा आप लोग।